नमस्कार। मैं उमार अमन सेमवाल गढ़वाल के इतिहास के चौथे भाग और राजनीतिक दृष्टि से अंतिम भाग को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। उम्मीद है कि पिछले 3 भाग आपको पसंद आए होंगे। बहुत सारांश में बोल रहा हूँ, विस्तृत के लिए किताबें हैं और फिर सब समय मिलेगा तो मैं अलग अलग राजाओं पे भी वर्णन करने की सोच रहा हूँ। फिलहाल राजनीतिक इतिहास के इस अंतिम अध्याय को पूरा करते हैं। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि राजा ललित शाह के 4 पुत्र हुए थे। बड़े जयकृत शाह थे, दूसरे प्रद्युम्न शाह, तीसरे पराक्रम शाह और चौथे प्रीतम शाह। जयकृत शाह के साथ राजगद्दी के समय क्या क्या हुआ और उनकी रानियां सती कैसे हुई, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जयकृत शाह जब गुजरे तो उस समय प्रद्युम्न शाह प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं का शासन संभाल रहे थे। कुमाऊं का शासन भी कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ राजा दीपचंद और चंद्रवंशीय कुमार दूसरे मोहन सिंह के बीच में कुछ संघर्ष हो गया। डिटेल से मैं जब कुमाऊं का इतिहास पर चर्चा करूंगा तब बताऊंगा। उनमें कुछ संघर्ष हो गया। उस समय वहाँ के वजीर यानी मंत्री थे हर्षदेव जोशी, और हर्षदेव जोशी वो व्यक्ति थे जिनको अपने युग का चाणक्य कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब कुमाऊं के चंदों के वो वजीर थे, और वजीर क्या थे, वो उनके अनुसार ही राज चलता था। मोहन सिंह ने राजा दीपचंद और उनके पुत्रों को मरवा दिया, कुमाऊं के राजाओं को, और स्वयं सता हथियाने की सोची। लेकिन हर्षदेव जोशी ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने राजा ललित शाह से मिलके, गढ़वाली राजा ललित शाह से, उनके पुत्र द्वितीय पुत्र प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पे उनका राजारोहण कर दिया। यहाँ जयकृत शाह के मृत्यु के पश्चात निश्चय ये हुआ कि प्रद्युम्न शाह को वापस बुलाया जाए। परिस्थिति बस प्रद्युम्न शाह को आना ही पड़ा और गद्दी संभालनी पड़ी। अब उस समय जो तीसरा राजकुमार था पराक्रम शाह, उसके बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि वो कुछ अल्प बुद्धि का और घमंडी व्यक्ति था, जबकि प्रद्युम्न शाह का स्वभाव कुछ सौम्य था। हार्डविक के वर्णन से कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि प्रद्युम्न शाह जो है छर्रे बदन के और धीर गंभीर व्यक्ति थे और सगुन अपसगुन की बड़ी चिंता करते थे। गोरखे सीमा पे पहुंचे थे और राजा जो है युद्ध की तिथि में कब जाना है, कैसे जाना है, उसकी पंचायत कर रहे थे मंत्रियों से और पुरोहितों से। ऐसा हार्डविक ने अपने वर्णन में लिखा है। खैर, प्रद्युम्न शाह जब गद्दी पर बैठे तो कुमाऊं की राजनीति तो हर्षदेव जोशी के हाथों में चली गई। गढ़वाल की राजनीति में क्या हुआ, दरबार में 2 गुट हो गए, खंडूड़ियों का और डोभालों का। डोभाल दीवान थे और खंडूड़ी दफ्तर के प्रशासक थे। केरपाराम डोभाल तत्कालीन समय में दीवान एवं नित्यानंद खंडूड़ी जो है वो प्रशासक थे। अब इस समय क्या हो रहा था कि एक तरफ तो अंतर्कलह हो रहा था, दूसरी ओर रूहेले, गुर्जर, कुछ राजपूत, सिख ये बार बार दून बेली पर आक्रमण कर रहे थे। दून में यानी देहरादून में खूब लूट खसोट मची हुई थी और यहाँ जो है दरबारी आपस में ही षड्यंत्र कर रहे थे। अब तत्कालीन कारण क्या हुआ, केरपाराम डोभाल ने षड्यंत्र करके नित्यानंद खंडूड़ी को मरवा दिया। कहते हैं कि उसकी आंखें निकाल दी गई और आंखों में नील भर दिया नित्यानंद खंडूड़ी के। ठीक, और कुछ समय बाद जो है नित्यानंद खंडूड़ी की हत्या करवा के कृपाराम डोभाल सर्वे सर्वा बन गए। कृपाराम डोभाल
के द्वारा नित्यानंद खंडूड़ी की हत्या कराना कृपाराम के नित्यानंद के वंशजों को अच्छा नहीं लगा। वो देहरादून गए और वहाँ के फौजदार उमेद सिंह के पुत्र घमंड सिंह को बुला के ले आए। उमेद सिंह तो मर गया था पर घमंड से था। घमंड सिंह को बुला के ले आए और 20 दरबार में कुछ कृपाराम डोभाल की और घमंड सिंह की बोलचाल हो गई और घमंड सिंह ने 20 दरबार में कृपाराम का सर काट दिया। कृपाराम डोभाल का सर काट दिया। इससे डोभाल को तो दबा दिया गया और सत्ता जो है खंडूड़ियों के हाथ में आ गई। रामा और धरणी खंडूड़ी, रामा धरणी खंडूड़ी उस समय फौजदार थे और उनकी राज्य में सर्वेसर्वा चलने लगी। अब कृपाराम डोभाल के वंशजों ने किस प्रकार रामा धरणी खंडूड़ी को सत्ता से अलग करवाया जाए, इसी षड्यंत्र में डूबे रहे। षड्यंत्र पे षड्यंत्र चलता गया दोनों पक्षों से। बाद में रामा खंडूड़ी की हत्या तो पेनखंडा स्थित में कहीं करवा दी, संभवतः हाँ पेनखंडा में कहीं करवा दी। और धरणी की हत्या जो है श्रीनगर में करवा दी। रामा धरणी दोनों की हत्या करवा दी गई। उसके पश्चात कहते हैं कि रतुड़ी जी ने गढ़वाल के इतिहास में लिखा है, हरिकृष्ण रतुड़ी जी ने, कि रामा की पत्नी का नाम था बैजू बामणी और वो नेपाल के राजगुरु की पुत्री थी। मतलब नेपाल से उसका मायका था। और कहते हैं कि वो बाल खोलकर किसी प्रकार रोती बिलखती नेपाल दरबार में पहुंची और अपना ध्यान होने का गोरखों के स्वाभिमान को ललकारने लगी। अब उस समय कुछ राजनीति ऐसी आई कि गोरखे कुमाऊं तो उन्होंने जीत रखा था, लगभग 1790 तक वो कुमाऊं पहुंच गए थे और भैरव लंगूरगढ़ पे उनका डेरा डाला हुआ था। ठीक, यहाँ क्या था, उनकी राजा प्रदीप उसी समय से कुछ संधि थी, प्रद्युम्न शाह के कार्यकाल से एक संधि हो गई थी कि वो 25,000 रुपया वार्षिक कर जो है गोरखों को देंगे गढ़वाली राजा। अब 2 साल से वो कर जमा नहीं हुआ था और गोरखों को एक मौका चाहिए था गढ़वाल पे आक्रमण करने की। गोरखा साम्राज्य उन दिनों वही रास्ते पे चल रहा था जैसा आधुनिक चीन चल रहा है, विस्तारवादी। उस पर आगे मैं गोरखा साम्राज्य में वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डिटेल से वर्णन करूंगा कैसे गोरखों ने हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल, कुमाऊं और हिमाचल तक लूटपाट मचाई, अत्याचार की, अनिति की, कैसे लूटा। ये गोरखानी पे मैं ऐसे ही 4-5 भाग अलग अलग से बना के आपके सम्मानित पाठकों के संज्ञान में लाऊंगा। बहरहाल उनको एक बहाना चाहिए था युद्ध का और वो जो है उन्होंने श्रीनगर दरबार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। गोरखों ने गढ़वाल पे आक्रमण किया। उनके कई सेनापति थे, काजी अमर सिंह थापा, सुब्बा बुमसा, हसीदल चौथरिया, इस प्रकार से कई सेनापति, जगजीत पांडे, इस प्रकार गोरखानी में मैं इसका डिटेल से वर्णन करूंगा। इन सेनापतियों के नेतृत्व में कुमाऊं से होते हुए गढ़वाल पे आक्रमण किया गया। यद्यपि राजा प्रद्युम्न शाह और उनके भाई कुंवर पराक्रम शाह में कुछ विवाद था, लेकिन युद्ध के समय सब भाइयों ने मिलके, 3 ही भाई बच गए थे, जयकर शाह तो मर गए थे, पर प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह, प्रथम शाह, सभी भाइयों ने मिलकर गोरखों का मुकाबला किया। युद्ध हुआ। गोरखे तत्कालीन समय में एटकिंसन के अनुसार एशिया की सबसे खूंखार लड़ाकू जाति थी और लगातार कई युद्धों से लेकर नेपाल की छोटी छोटी ठकुराइयों से लेकर गढ़वाल कुमाऊं तक युद्ध करते करते युद्ध के आदी हो चुके थे। गढ़वाल पे उन्होंने आक्रमण किया। गढ़वाली सेना के पास न तो अच्छे हथियार थे, न सैनिकों के लिए अच्छी वर्दी, जूते इत्यादि भी नहीं थे, रसद की भी पर्याप्त स्थिति नहीं थी। तब भी गढ़वाली सेना ने गोरखों का मुकाबला किया। युद्ध होते होते श्रीनगर में हुआ, चंबा में हुआ, बड़ाठ में हुआ, इस प्रकार कई क्षेत्रों पे युद्ध हुआ और अंतिम फाइनल युद्ध 14 मई सन 1804 को खुड़बड़ा के मैदान में हुआ, देहरादून के। और
राजा प्रद्युम्न शाह को एक गोली लगी और वो गिर पड़े घोड़े से और मर गए, वीर गति को प्राप्त हुए। मर गए भी नहीं कहूँगा मैं, वीर गति को प्राप्त हुए महाराज प्रद्युम्न शाह। तो कहते हैं कि महाराज प्रद्युम्न शाह जब गिरे तो वो पेट के बल गिरे धरती पे, और उनका मुंह जो है जमीन पे लग गया और हाथ से उन्होंने धरती को पकड़ लिया। गोरखे यद्यपि सुशिक्षित नहीं कह सकते उनको, कट्टर हिंदू तो थे लेकिन सुशिक्षित नहीं कह सकते हैं। ऐसा कट्टरता का भी क्या करें, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी वाली कट्टरता का लगभग वही आइडियोलॉजी थी। आगे मैं विस्तृत से चर्चा करूंगा। लेकिन जैसे ही राजा प्रद्युम्न शाह जमीन पर गिरे, उनका मुंह जमीन पे लगा, रणदत्त नामक एक गोरखा सैनिक ने भविष्यवाणी कर दी कि राजा को के वंशजों को ये राज तुरंत वापस मिल जाएगा, क्योंकि राजा मुंह के बल गिरे और उन्होंने धरती को पकड़ लिया है। तो इस प्रकार गढ़वाल के साम्राज्य का एक दुखांत अंत कहेंगे हम, गढ़ नरेश का वीर गति को प्राप्त हो जाना, इसी को कहते हैं भीतर पड़ी बल फूट और बाहर वालों ने मचाई लूट। यही बातें थी। अंदर गुटबाजी थी और आर्थिक तौर से भी कमजोर हो चुका था राज्य। अब बाहर वालों का मुकाबला वैसे नहीं कर पाए जैसे फतेह शाह के काले काल तक होता आया है। जैसा भी हुआ उसके बाद गोरखों का प्रवेश हुआ और गोरखों ने क्या अत्याचार किए ये मैं आपके संज्ञान में जरूर लाऊंगा। गढ़ राज्य में यही स्थिति कहेंगे हम लास्ट में। वो रामचरित मानस के सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, विभीषण जब रावण को समझाते हैं कि सुमति कुमति सबके और रही, नाथ पुराण निगमस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति प्रधाना। वही बात हुई लास्ट में। आपसी फूटने, आपसी गुटबाजी ने, कुमति ने गढ़ राज्य को ले डूबा। गढ़वाल देश का जो है सूर्यास्त हो गया और उसके बाद 12 सालों तक लगातार गोरखों का शासनकाल रहा। उसके बाद 2 भाग हुए अंग्रेजों की मदद से, ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल। टिहरी रियासत पे मैं एक शॉर्ट वीडियो पहले बना चुका हूँ, समय मिलेगा तो फिर बाद में आगे भी देख लेंगे। गढ़वाल राज्य का अंत हुआ और सत्ता गोरखों के हाथ में चली गई। फिर भी गढ़ नरेशों का एक बहुत गौरवमय इतिहास रहा, बहुत पराक्रमी राजा रहे। और मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो गढ़वाल नरेशों के प्रशासन और उनकी पदवियों पे बनाया जाए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी लिखिएगा। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।